जो है वो ऊपर नीचे होती रही। आप पूरे समय सुरंग में 7 से 8 घंटे रहे, कई बार आपका आना जाना हुआ। जब यह खबर मिली कि ब्रेक थ्रू हो गया है, श्रमिकों तक हम पहुंच गए हैं, निकलने वाले हैं, किस तरह से आपने पूरा माहौल देखा, जरा उसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि सब लोग सांसें रोक करके इंतजार कर रहे थे कि वहां से अच्छी खबर मिले। देखिए, ये जो रेस्क्यू अभियान चला वो बहुत ही पहले दिन से ही बहुत ऊपर नीचे होता रहा। बहुत बार लगता था कि अभी हम पहुंचने वाले हैं, अभी ब्रेक थ्रू हो जाएगा, अभी हम सबको निकाल लेंगे। पहले दिन लग रहा था कि मलबा जो है कुछ आया होगा और जेसीबी और पोकलैंड से हम हटा लेंगे, लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। क्योंकि जैसे ही हम इस पर काम कर रहे थे, हमारे जो इंजीनियर थे, जो लोग वहां पर मलबा हटाने का काम कर रहे थे, मलबा ऊपर से और गिरता जा रहा था, खतरा बनता जा रहा था, काम रोकना पड़ा। उसके बाद पाइपलाइन बनाने की बात आई, पाइपलाइन बनाई जाने लगी, लेकिन कुछ दूर तक पाइपलाइन गई। उसके बाद हार्ड रॉक आ गया। वो हार्ड रॉक आने के कारण से पाइपलाइन बनाने का काम भी रुक गया। फिर नई टेक्नोलॉजी की जो मशीन है, आगर मशीन, उस मशीन को लाया गया रातों रात। वायुसेना के हवाई जहाज से उसको लिफ्ट किया गया, इंदौर से और कुछ वहाँ हैदराबाद से। वह भी चली और 21 मीटर पर जाकर वह भी अटक गई। 16 तारीख को काम बंद हो गया। बड़ी एकदम से ऐसी न्यूज आई कि ऊपर से फिर से मलबा गिर रहा है, लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं उनको खतरा हो रहा है, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। 24 घंटे तक काम बंद रहा। अन्य जी। ऑप्शन पर विचार किया जाने लगा, लेकिन स्थिति ये हो रही थी कि चारों तरफ से कि अब कौन सा काम शुरू होगा, कौन सा काम किया जाएगा, किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा। ऊपर से वर्टिकल डीलिंग का भी काम आगे एक साथ जो है सोचा कि अब इन ऑप्शन पर भी काम किया जाए। तो फिर ऑगर मशीन 21 मीटर के बाद नहीं चल पा रही थी और चलाने वाले लोग भी नहीं थे, तो फिर उसमें कैनोपी बनाई गई। फिर उसको आगे बढ़ाया, फिर 34-35 मीटर पर फिर बंद हो गई। फिर उसके बाद फिर से जो है उसको जो अंदर रॉक आया था या वो गडर इत्यादि, उनको हटाया गया। फिर 3 दिन के बाद फिर मशीन चली, और मशीन चलने के बाद 47-48 मीटर पर मशीन डैमेज हो गई। अंदर कोई बड़ा गडर आ गया और उस गडर से पाइप टकरा गया, मशीन भी टकरा गई, तो उसके कारण से मशीन भी डैमेज हो गई और आगे पाइप का जो मुख्य सिरा था वो भी डैमेज हो गया। तो अब फिर वर्टिकल डीलिंग शुरू हुई ऊपर से, और ये काम रुक गया। अब ये काम तभी चल सकता था जब ये मशीन पूरी की पूरी बाहर लाई जाती। अगर मशीन को बाहर निकालने में, वो चूंकि उसके ब्लेड को पहले काटना पड़ रहा था, और ब्लेड को काटने के बाद फिर मेन मशीन को काट रहे थे, और 1 मीटर काटने में भी कई घंटों का समय लग रहा था। तो ये बहुत ही कठिन काम है, अंदर जाकर, पाइप के अंदर जाकर मशीन को काट काट के बाहर निकालना। 3, साढ़े 3, 4 दिनों का समय इसमें लग गया। उसके बाद 2 दिन पहले से फिर इस पर पुशिंग फिर शुरू हुई, और 51-52 मीटर पर फिर गर्डर आ गया। जब हमें लग रहा था कि अब कुछ ही घंटों में हम पहुंच जाएंगे, तो गर्डर काटने के बाद फिर पुशिंग हुई, और जी। 55-56 मीटर पर जैसे 55 मीटर पाइप अंदर गया, और बाहर आप सब लोगों के पास भी समाचार आ गया होगा कि ये ब्रेक थ्रू हो गया, पाइप आर पार हो गया। लेकिन उस समय तक पाइप आर पार नहीं हुआ था, और 1 बजे के आसपास का ये समाचार था। उसके बाद लगभग रात को 8 बजे तक, मैं भी चूंकि वहीं पर था इतनी देर, पूरे समय लगभग 7-8 घंटे का समय था, अ, उसमें लगातार पुशिंग का काम, वेल्डिंग का काम, ये चलता रहा। और कल जाके 8 बजे शाम को ब्रेक थ्रू हुआ, जी। और तो जैसे ही ये समाचार सारे जब मिला तो श्रमिक पूरा। बाहर आए तो हमने देखा तस्वीरों में कि आपने उनका माला पहना करके गले मिलकर उनका स्वागत किया, उनका हालचाल पूछा। आज सुबह की भी तस्वीर हमने देखी जब उत्तराखंड सरकार की ओर से सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है।
अभी उनकी स्थिति क्या है? ये भी हमें खबर मिली है कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें श्रीनगर ऋषिकेश ले जाया जा रहा है और वहां से फिर वो अपने अपने घरों पर जाएंगे। तो अभी उनकी स्थिति क्या है? क्या मैं सभी भी श्रमिक स्वस्थ हैं? सभी से अस्पताल में जाकर सभी से मिला हूँ। कुछ के मैंने परिवार के लोगों से भी मिला हूँ। उनके माता पिता से भी मैंने फोन पर बात भी की है। तो सभी पारिवारिक जन भी और जो लोग हमारे श्रमिक भाई आए हैं सभी स्वस्थ हैं। किसी को अभी कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा जेट लॉग जैसी स्थिति उनकी हो गई है, क्योंकि वो अ, रात में 4 बजे के बाद सो पाते थे। उन्होंने जैसा बताया कि रात में हमको नींद कम आती थी थोड़ा वहां, लेकिन वो स्वस्थ थे, पूरी तरह से स्वस्थ थे। ये इस बात से आप अंदाजा लगा लिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ उस पाइप के अंदर से वो टनल में प्रवेश कर गई और उनको लाने में हमने ये अनुमान लगाया था कि 2.5 घंटे का समय कम से कम लगेगा, क्योंकि एक को लाने में 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे। तो इस हिसाब से लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे का समय लगता। और स्ट्रेचर पे लाना था उनको, ट्रॉली बनाई हुई थी, उसको बांधने में लाने में और टाइम लग जाता। लेकिन वो रेस्क्यू अभियान जिसके बारे में हम सोच रहे थे 2.5 3 घंटे चलेगा, वो आधे घंटे में ही खत्म हो गया, हाँ, क्योंकि किसी बिल्कुल। ने भी जो है उसका उपयोग नहीं करा। वही सब इतने स्वस्थ थे कि वो क्रॉलिंग करके बहुत एक साथ, मुझे पहली बार मैं 4 लोगों को मैंने रिसीव किया। और मैंने सोचा कि अब 4 लोगों को आने में 15 20 मिनट का समय और लगेगा, 4 4 करके आएंगे। और कुछ ही देर में मैंने देखा 5 7 मिनट में कि 10 11 लोग एक साथ आ गए। उसके बाद फिर 10 11 लोग आ गए, और ऐसे करते करते 41 लोग बाहर आ गए। अंत में उनकी जो टीम लीडर थे वो लोग आए। तो माने कि सभी स्वस्थ हैं, आज भी प्रसन्न हैं। और अभी चूंकि जो डॉक्टरों की सलाह है उसके अनुसार उनको एम्स में और सघन जो चिकित्सा हो सकती है, जांच हो सकती है, वो सब करेंगे। उसके बाद जो भी माने डॉक्टर एडवाइज करेंगे। धामी जी, व्यक्तिगत तौर पर भी आपके लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। हमने देखा कि आप लगातार वहाँ जाते रहे, अपना कैंप ऑफिस आपने वहीं पर सेटअप कर लिया, सरकार भी आप वहीं से चलाते रहे, लगातार जो प्रगति हो रही थी राहत कार्य की उसकी निगरानी करते रहे, और साथ ही प्रधानमंत्री जी से भी आपकी लगातार बातचीत होती रही, आप उनको भी ब्रीफ करते रहे। ये भी हमें जानकारी मिली है कि उत्तराखंड की जो दिवाली होती है इगास, वो पर्व भी आप वहीं मना पाए क्योंकि आपको कहीं जाने का, दूसरी जगह जाने का समय नहीं था। तो ये किस तरह का चुनौतीपूर्ण रहा? और जिस तरह से पीएम मोदी आपके संपर्क में लगातार रहे, पल पल की जानकारी लेते रहे, फोन करते रहे आपको, ये भी एक तरह से आपके लिए काफी मार्गदर्शक साबित हुआ। कि निश्चित रूप से जो ये रेस्क्यू अभियान चला है, ये मैं कह सकता हूं कि अभी तक जितने भी रेस्क्यू अभियान हुए होंगे उसमें से कठिनतम में से एक यह भी रहा। और इसमें सारी टेक्नोलॉजी, सारे विशेषज्ञ उत्तराखंड के अंदर पहुंचे और हम इस पे सफलता प्राप्त कर पाए। तो उसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हमको मार्गदर्शन था, उनका बहुत बड़ा हर तरीके से सहयोग था, उनका निर्देशन भी था और वो उनका नेतृत्व भी था। उसके कारण से ही, और उन्होंने, मैं सच बताऊं आपको तो एक दिन भी ऐसा नहीं था। इस दौरान 5 राज्यों के चुनाव भी चल रहे थे और उनको अनेक राज्यों के चुनाव में भी भाग लेना था, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो बिल्कुल बारीकी से एक एक कितना अभियान में प्रगति हो गई है, कौन सी टेक्नोलॉजी वहां पर काम कर रही है, कौन सा कटर आया है, उनके परिवार के लोग आए हैं, उनकी क्या स्थिति है, अंदर उनको भोजन क्या क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और सभी स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, उनसे बात हुई कि नहीं हुई, सारी बातें वो विस्तार से पूछते थे। और साथ ही साथ यह भी उन्होंने कहा था कि इस जो टनल का जहां से ये काम चल रहा था पाइप को अंदर डालने का, कि वहां पर बहुत ज्यादा मूवमेंट लोगों का ना हो, जिसके कारण से काम करने वाले लोगों को कोई जो है किसी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो, कोई उनका व्यवधान ना हो। तो ये काम उन्हीं के कारण संभव हो पाया, अन्यथा ये संभव नहीं होता। तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो यह भी मुमकिन हुआ। इससे पहले की भी आपदाएं लोगों ने देखी हैं कि एक समय ऐसा भी था कि कई बार लोग कुछ नेताजी का इंतजार करते रह गए और 8 8 दिनों तक राहत सामग्री के ट्रक भरे के भरे रह गए कि वो आएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, जब राहत सामग्री उन तक, जरूरतमंदों तक पहुंचेगी, आपदा पीड़ितों तक पहुंचेगी। ऐसा समय भी देखा। और आजाद भारत के इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री को भी देखा है लोगों ने, जिन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे बेटियों की तरह उनकी चिंता करी है, जो सुरंग के अंदर जो है हमारे श्रमिक भाई फंसे हुए थे। जी। और मेरे लेकिन लिए एक बड़ा कुछ चुनौतीपूर्ण ये सवाल था भी मन कि में उठ रहे हैं मेरे लोगों लिए के, कई मेरे लिए विशेषज्ञ जो प्रश्न उठा चुनौतीपूर्ण रहे ये हैं कि था क्या कि
उत्तराखंड तैयार था इस तरह के हादसे के लिए, क्योंकि जो मशीनें हैं उन्हें बाहर से मंगाना पड़ा। जो टनलिंग का काम हो रहा था उसमें जो सावधानियां रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी गई, रेस्क्यू टनल नहीं बनाया गया। ये सब चीजें जो है, क्या इस हादसे से हम सीखेंगे आगे इस तरह के हादसे ना हो, मैंने अगर होते हैं तो भारत किस तरह से जल्द भारत निकाला जा भारत सके? भा, जी, भारत सरकार ने पहले ही इस पर सेफ्टी ऑडिट के आदेश कर दिए हैं, और हमने भी सभी जो टनल का काम, चूंकि हमारे यहाँ अन्य एजेंसियां भी कर रही हैं, उन सभी की हम समीक्षा करेंगे कि उनको ठीक से देखा जाए, क्योंकि लोगों का जीवन सुरक्षा ये हमारे लिए जरूरी है। जहां हमारे लिए ये विस्तार विकास यह भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। बहुत यही टनल बनने से हमारे बड़कोट और सिलक्यारा क्षेत्र से आने वाली दोनों डामटा इस क्षेत्र के बीच में कम से कम 25-30 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम होने वाली है। तो पहाड़ों में 25-30 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, और जी। बर्फबारी के समय में रास्ते बंद हो जाते हैं। सुविधा के लिए बनाई जा रही है, लेकिन सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, हम उसको भी देखेंगे। तो ये जो हादसा हुआ, क्या इसकी कोई जांच होगी? जो दोषी हैं इसके लिए क्या उनको जिम्मेदार ठहरा करके सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब समीक्षा करेंगे तो समीक्षा में सब कुछ आ जाएगा। जी। और ये जो सुरंग है धामी साहब, इसका क्या भविष्य रहेगा? क्या इसको आगे भी इस चारधाम परियोजना के लिए प्रयोग में होगा, या फिर इसको अब अबंडन करके कोई नई सुरंग बनाई जाएगी? इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? ये तो देखिए, समीक्षा होगी, चूंकि NHAI DCL इस पर काम कर रहा है, भारत सरकार के स्तर पर इस काम को देखा जा रहा है, तो उनके स्तर पर भी इसकी जांच होगी। तकनीकी रूप से वही ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हमारा ये होगा कि हम जितने भी ऐसे काम चल रहे हैं, राज्य सरकार भी उनकी सबकी समीक्षा करेगी। बिल्कुल। और विशेषज्ञ जो हैं धामी साहब, आपने देखा ही होगा जो उनकी टिप्पणियां आती हैं, कहते हैं कि जो पहाड़ हैं हिमालय के, खासतौर से उत्तराखंड के, थोड़े नए पहाड़ हैं, उतने स्थायी मजबूत नहीं हैं, इसलिए बहुत सावधानी और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। नहीं, मैंने कहा कि सभी की समीक्षा होगी, और जहां पर भी इस प्रकार के काम हो रहे हैं वहां की सभी चीजों को ध्यान में रख के जो जियोलॉजिकल सर्वे इत्यादि हैं वो होते हैं, और भी हमारे यहाँ टनलें बनी हैं, बड़ी बड़ी टनलें बनी हैं। इससे पहले भी काम हुए हैं। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर भी काफ़ी बड़ी बड़ी टनलें बनी हुई हैं, लेकिन अब वो ये किस कारण से हुआ है, क्या हुआ है, तो समीक्षा के बाद आएगा। और धामी साहब, ये जो पूरा अभियान चला है 17 दिनों तक, इसमें केंद्र सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो, अन्य सरकारें हो, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हों, सबने मिलजुल करके काम किया। उनकी भूमिका पर थोड़ा सा आप अगर प्रकाश डालें, बताएं कि किस तरह से ये बात आई, ये प्रस्ताव आया कि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ उनको भी बुलाया जाए, अन्य राज्यों से भी सहयोग लिया जाए। जैसे मशीन थी, अगर मशीन इंदौर से उसको फ्लाई किया गया, और भी जो हेवी मशीनरी थी उसको एयरफोर्स की सहायता से लाया गया। ये पूरा अभियान चला, और किस तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ था, किस तरह से फैसले किए गए? देखिए, चूंकि PMO ने अपने स्तर पर भी इसकी लगातार समीक्षा की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे थे, और बाकी का काम सिलक्यारा से ही जो है वहाँ पर ही वहाँ के विशेषज्ञ लोग आए हुए थे। और जैसे जैसे इसमें जरूरत पड़ती गई, पहले शुरुआत में लग रहा था कि जिला प्रशासन के लोग और कंपनी के लोग मिलकर वहाँ के मलबे को हटा लेंगे। नहीं हुआ तो उसमें पेयजल निगम को, अन्य एजेंसियों को सम्मिलित किया गया। जब उनसे भी जो है पाइप डालने का काम नहीं हुआ तो आगर को बढ़ाया गया, आगर लाई गई। अन्य जो है फिर बाद में जब मशीन फंस गई तो उसमें गैस कटर लाए गए। गैस कटर लाने के बाद जो है प्लाज्मा कटर लाए गए। प्लाज्मा कटर ने भी जब काम नहीं किया, आगे जाकर जो है गटर फंस गए। तो गटर फंस गए तो गटर फंसने के बाद जो है जो माइनिंग जो नीचे से करने वाले, खोदने वाले विशेषज्ञ होते हैं, उनको गोरखपुर से, दिल्ली जल बोर्ड से, उन सबको मंगाया गया। यानी कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता रहा, क्योंकि ये पहली ऐसी घटना हुई है। कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले से कोई घटना इस प्रकार की बिल्कुल। होगी, किसी को ऐसा अनुमान था। तो जैसी जरूरत पड़ी है वैसा काम इसमें हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको पुष्कर सिंह धामी जी, एक बहुत सफल बचाव अभियान की अगुवाई करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि मेरे से अभी एक प्रश्न आपने पूछा था ना, कि आपने वो इगास का, कि इगास, हाँ हमारा इगास बीच में ही आया था। और इगास बड़ी बड़ा हमने इसको जो है अपने राज्य का उस दिन छुट्टी भी घोषित की है। जब से मैं आया मैंने इसको छुट्टी के रूप में जी। घोषित किया था, और हर वर्ष बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते थे। लेकिन इस बार चूंकि हमारे परिवार के ही वो भाई
उसके अंदर फंसे हुए थे, अपने ज़िंदगी से संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसे में पर्व हम लोग कैसे मना सकते थे, इसलिए हमने पर्व नहीं मनाया। हमने कहा था कि हमारी इगास, हमारी दिवाली उसी दिन होंगी जिस दिन हमारे सब भाई बाहर आ जाएंगे। तो आज वो बाहर आ गए हैं, तो हमारे लिए आज ही इगास है, आज ही हमारी दिवाली है।